वुमेन फाउंडर के बारे में एक चीज और बोली जाती है कि बिजनेस एक हार्डकोर थिंग है। So stop doing that. If you want to do business as a woman, you have to drop your kitchen, you have to drop your laundry. कर तो ये भी बहुत कुछ सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं इनको लार्जर पिक्चर दिखाई नहीं गई या इनको दिखी नहीं। जो वुमेन्स हैं या फीमेल्स हैं वो ये बहाना बनाती है कि हम किड्स की वजह से रुक गए, हम किड्स की वजह से कुछ नहीं कर पाए या हम अपनी फैमिली की वजह से कुछ कर नहीं पाए। फाउंडर को कभी कभी लग रहा होता है कि इन्वेस्टर मनी दे देगा एंड वो फिर बूटस्ट्रैप करने पे एफर्ट नहीं लगाते। वो वेबसाइट के लिए भी पैसे उनको इन्वेस्टर से चाहिए। सारा ट्रस्ट का गेम है। इन्वेस्टर जब तक ट्रस्ट नहीं करेगा तब तक वो आपको फंडिंग देगा नहीं। हमें पता है कि जब वी ब्रिंग समथिंग ऑन द टेबल इट होल्ड्स वैल्यू। एक ना माइंडसेट है कि women cannot manage women। तो ये जो माइंडसेट है ये क्लियर करने के लिए भी मैं इस फील्ड में घुसी थी। एक हमारे पास फाउंडर आए थे, उन्होंने कहा यू हैव टू पिक अप माय डील। मैंने डेली का आर्किटेक्ट करा। मैंने कहा बट आई डोंट वांट टू पिक अप योर डील, आई विल पे यू 10 lakhs। मैंने कहा आई डोंट वांट टू पिक अप योर डील, आई विल नॉट पिक एनीथिंग रॉन्ग। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है किस्से कामयाबी के एक और नए और जोश भरे एपिसोड में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट हेमंत गुप्ता और इस सीरीज में मेरा मकसद है आप तक ऐसी कहानियां पहुंचाना जिनसे आप जुड़ सकें, सीख सकें और प्रेरित हो सकें। आज की हमारी मेहमान एक ऐसी ही कहानी की मिसाल हैं। एक ऐसी वुमन एंटरप्रेन्योर जिन्होंने इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड से लेकर इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम तक अपनी दमदार पहचान बनाई है। मिलिए वंदना तोलानी जी से, एक ऐसी फीमेल फाउंडर जिन्होंने अपने दम पर कॉन्वेंटो नाम की इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म एस्टेब्लिश की। वो आज लॉयल वीसी जैसे इंटरनेशनल वेंचर फंड की वेंचर एडवाइजर हैं और उन गिनी चुनी फीमेल फाउंडर में से एक हैं जो फंड रेजिंग और स्टार्टअप ग्रोथ के क्षेत्र में ग्लोबली एक्टिव हैं। उनकी कहानी सिर्फ एक प्रोफेशनल सफर नहीं है, एक जुनून और जिद की कहानी है। वंदना जी के पास 25 साल से ज्यादा का अनुभव है, जिसमें उन्होंने सिंगापुर और जकार्ता में फैमिली ऑफिस चलाया। एडटेक, फिनटेक, एग्रीटेक, डीप टेक, हेल्थ टेक जैसे कई सेक्टर्स में स्टार्टअप्स के लिए $1 मिलियन से लेकर $50 मिलियन तक की फंडिंग अरेंज करवाई और आज 400 प्लस ग्लोबल इन्वेस्टर्स के साथ एक्टिवली कनेक्टेड हैं। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे एक स्टार्टअप को फंडिंग के लिए कैसे तैयार किया जाता है, कौन सी गलतियां फाउंडर्स को फंडिंग से दूर कर देती हैं और एक इन्वेस्टर स्टार्टअप में आखिर क्या ढूंढता है। तो चलिए सुनते हैं वंदना जी की शानदार जर्नी, जकार्ता से गुड़गांव तक, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से एंजल नेटवर्क तक और एक फीमेल फाउंडर से एक स्टार्टअप मेंटोर बनने तक का ये कमाल का सफर मेरे यानी हेमंत गुप्ता के साथ सिर्फ किस्से कामयाबी के एपिसोड में। तो वंदना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस पॉडकास्ट पर। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि प्रेजेंट में आप जो भी हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं और जो भी से मेरा मतलब है स्टार्टअप्स की मदद कर रहे हैं, स्टार्टअप्स को फंडिंग करवा रहे हैं, ये एक फीमेल के लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है। नेटवर्किंग करना, स्टार्टअप्स को ढूंढना, उनके ऊपर रिसर्च करना और फिर उनको वीसी के साथ कनेक्ट कराना, एंजल इन्वेस्टर के साथ कनेक्ट कराना। आप कहां से शुरू मानते हैं कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ शुरू हुई? मेरी जर्नी 2014 से प्रॉपर शुरू हुई है, बिकॉज उससे पहले मेरे को ऑलरेडी सब कुछ एस्टैब्लिश्ड मिला हुआ था। ओके। एंड मैंने स्क्रैच से फिर से शुरू करा 2014 में एंड इसलिए आज कॉन्वेंटो है जो है। जैसे स्टार्टअप्स आपके पास आते हैं जी, जिनको आप सपोर्ट करते हैं फंडिंग में, पिच डेक बनाने में, तो उनमें आप क्या देखते हो? एक तो हम फाउंडर्स का बैकग्राउंड चेक करते हैं कि क्या उनका लिंक्डइन प्रोफाइल है कि नहीं, उनकी वेबसाइट है कि नहीं, उनका कोई कंपनी पेज चल रहा है कि नहीं, उनका पास्ट एजुकेशन क्या है और वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, मतलब लार्जर प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हैं कि जिससे सबको बेनिफिट हो। डायबिटीज पे कुछ कर रहे हैं या जॉब्स को दिलवाने में कोई एआई प्रोडक्ट है, कोई रोबोटिक्स है, तो वो क्या ब्रिंग ऑन कर रहे हैं ऑन द टेबल, प्लस उनका रेवेन्यू क्या है। ये
5-6 चीजें हम चेक करते हैं। हम ये भी चेक करते हैं कि कोई भी फाउंडर जो हमारे पास आता है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, वो हम्बल होना चाहिए। हम्बल का मतलब ये नहीं होता कि आप सबमिसिव हो। हम्बल का मतलब ये होता है कि आप ग्राउंडेड हो। यू कैन पिवट जब चाहिए। आपको पता है आप अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो, यू नो। तो आई थिंक दैट ऑल, ये सब चीजों से हमें पता लगता है कि हाउ वी शुड पिक अप अ डील, एंड देन वी पिक अप अ डील एसेंशियली, एंड फिर हम उनका पिच डेक वगैरह बनाते हैं एंड वी टेक देम टू द फंड रेज लेवल। अगर मान लो किसी स्टार्टअप को आपको अप्रोच करना है तो क्या करना होगा? कॉन्वेंटो की वेबसाइट पे एक गूगल फॉर्म है, वो फिल कर सकते हैं। लिंक्डइन के थ्रू मुझे अप्रोच कर सकते हैं, और ईमेल भी लिख सकते हैं। ये 3-4 वेज है जिससे वो हमें रीच आउट कर सकते हैं। बट गूगल फॉर्म इज द बेस्ट, क्योंकि उनसे हमें सारे डिटेल्स पता लग जाते हैं पहली बार, एंड वी आर एबल टू शॉर्टलिस्ट टॉपिक। तो दोस्तों, अगर वंदना जी से आपको कनेक्ट करना है तो मैं इस पॉडकास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका मेल आईडी, इनका वेबसाइट का एड्रेस और इनकी लिंक्डइन प्रोफाइल भी मैं डाल दूंगा। आप डायरेक्टली उनके साथ रीच कर सकते हैं और अपनी फंडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड फिल्टर कोई, थर्ड फिल्टर कोई, फोर्थ फिल्टर कोई? तो बेसिकली ये बेसिक फिल्टर्स होते हैं, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होना बहुत जरूरी है। 2 to 3 फाउंडर्स होना बहुत जरूरी है। फाउंडर्स शुड हैव कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स, जैसे कोई मार्केटिंग कर रहा है, कोई फाइनेंस देख रहा है, कोई ऑपरेशंस, ये बहुत जरूरी है। और उनमें कितना ड्राइव है कि वो अपनी कंपनी को कितना स्केल अप कर सकते हैं। आप उनके लिए पिच डेक वगैरह तैयार करते हैं, तो वहां पर भी तो कोई ना कोई क्राइटेरिया आप डिसाइड करते होंगे कि कितनी फंडिंग सामने वाले को चाहिए। कोई क्राइटेरिया है, कितने वो रिवेन्यू पर बैठा हुआ है, और क्या उसने कंप्लायंसेस वगैरह पूरे किए हैं, नहीं किए हैं। मतलब ऐसी कंपनी को तो आप आगे नहीं बढ़ाना चाहेंगे ना, जैसे उसने कंप्लायंसेस कंप्लीट नहीं करे हैं, या उसका एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रिवेन्यू भी जनरेट होना शुरू नहीं हुआ है, या उसकी जो आस्क है वो कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, जितना तो वो फैमिली फ्रेंड से भी अरेंज कर सकता है। जी, जैसे उनका आस्क होना चाहिए बिटवीन 1 million to 100 million। हम लोग सेक्टर एग्नोस्टिक हैं, सारे सेक्टर्स देखते हैं। सिर्फ हम लिकर, सोलर और रियल एस्टेट को टच नहीं करते हैं। बाकी सारे सेक्टर्स, फूड, हेल्थ, फिनटेक आप ले लो, रोबोटिक्स, एआई, ये सारे IoT, ये सारे सेक्टर्स हम चेक कर लेते हैं। और सेकेंडली हम लोग आइडिया स्टेज नहीं करते हैं, और प्री रेवेन्यू हम इसलिए नहीं करते हैं बिकॉज प्री रेवेन्यू में फाउंडर को कभी कभी लग रहा होता है कि इन्वेस्टर मनी दे देगा, एंड वो फिर बूटस्ट्रैप करने पे एफर्ट नहीं लगाते। वो वेबसाइट के लिए भी पैसे उनको इन्वेस्टर से चाहिए, तो आई थिंक वो टोटली डिपेंडेंसी क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो हम नहीं पिक करते हैं। बट अगर कोई फाउंडर हो जिसने पहले से 2-3 कंपनीज बना ली हैं, और फिर वो एक और बना रहा है जो प्री रेवेन्यू है, उसको हम जरूर देख लेते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वो उनमें कितनी ड्राइव है, और वो उन्होंने पहले क्या क्या काम करा। उस तरीके से हम ये सारे फैक्टर्स को देखते हैं। और कोई फाउंडर्स हमारे पास आते हैं, वो बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशन पे टिके रहते हैं, तो हम उनको एजुकेट करते हैं कि हम उनका फाइनेंशियल मॉडल बनाएंगे, हम उनकी वैल्यूएशन बनाएंगे, जिससे कि वो एक रियलिस्टिक नंबर पे आए, एंड जिससे उनको इन्वेस्टमेंट्स भी मिले और राइट पार्टनर। कोई भी फंडिंग स्टेज पे आता है तो कम से कम एक प्राइवेट कंपनी को बना के आता ही है। हाँ जी। बट ज्यादातर आपने देखा होगा कंप्लायंसेस को लेकर इंडिया में उतनी अवेयरनेस भी नहीं है। हाँ। और बहुत सारे जो फाउंडर हैं वो उसको कंप्लीट भी नहीं करते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली अवेयरनेस है, बट वो करना नहीं चाहते। तो जब तक आप अपने बेसिक्स सॉर्ट नहीं करोगे, कंप्लायंसेस नहीं सॉर्ट करोगे, तो फिर ड्यू डिलिजेंस में आपका बैकफॉल होगा। तो अगर आपने पहले से ही सब कुछ करके रखा है तो आपका ड्यू डिलिजेंस क्लियर निकलेगा, एंड उसकी वजह से आपकी फंडिंग फेल नहीं होगी। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप पहले अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें। अगर आप अनश्योर हो कि मुझे ये करना है कि नहीं, तो डोंट गो
टू मेक प्राइवेट लिमिटेड फर्स्ट। आप वेट कर। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन सिर्फ इस वजह से करना चाह रहे हैं कि उनको फंडिंग लेनी है, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने से पहले वो थोड़ा पिवट कर लें, अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर लें, प्रोडक्ट को मार्केट में प्रोटोटाइप बना के लॉन्च करके देख लें क्या नंबर आ रहे हैं। और अगर उनके पास इतना भी अगर खुद का फंड नहीं है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ना बनाए, कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के बाद एक तरीके से आप फॉर्मली बिजनेस में एंटर हो जाते हैं जी। और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के बाद आपको कुछ ना कुछ अपना ऑरा क्रिएट करना होगा, आपको अपना कस्टमर फनल डेवलप करना होगा, आपको अपने प्रोडक्ट को प्लेस करना होगा, तभी तो जाके आप कोई अच्छी पिच डेक बना पाएंगे। और सारा ट्रस्ट का गेम है। इन्वेस्टर जब तक ट्रस्ट नहीं करेगा तब तक वो आपको फंडिंग देगा नहीं। तो आपको अपनी प्लानिंग इस तरीके से करनी है कि आप उसका ट्रस्ट एक्वायर कर पाए जी, अटेंशन ग्रैब कर पाए। इतनी ऐसी स्टोरी कम से कम आपके पास होनी चाहिए। हाँ जी। चलिए, आपको एक ऐसा स्टार्टअप मिल भी गया जिसको आप इन्वेस्टर से मिलवा सकते हैं, तो फिर उनके मिलने का क्या तरीका होता है? तो हम इन्वेस्टर्स जो हमारे सर्कल में हैं उनको रीच आउट करके पूछते हैं कि ये इस तरीके की डील है, आप इंटरेस्टेड हैं? और फिर वो बोलते हैं कि हाँ हम इंटरेस्टेड हैं। तो फिर हम कंपनी को उनके पास ले जाते हैं और उनकी मीटिंग्स कराते हैं, कुछ फिजिकली कुछ गूगल मीट्स पे, और जिससे कि वो अपना बता सके पूरा प्रोसेस वो कैसे करते हैं, और इन्वेस्टर के माइंड में जो क्वेरीज होती हैं वो आंसर करें और फिर वो उसको देते हैं। तो आपकी जो सर्विसेज हैं वो बेसिकली क्या, मतलब सक्सेस फीस के रूप में है या अपफ्रंट है, या जो आप सर्विसेज देते हैं वो किस तरीके से आप देते हैं? हम डॉक्यूमेंट फीस लेते हैं, पिच डेक बनाने की, फाइनेंशियल मॉडल्स की और बिजनेस प्लान्स की, 1 पेजर, टीजर, सेल्स डेक, ये सब सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हम बनाते हैं। हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज अप्रिशिएट करती हैं, तो हमें बाइक वर्क भी आता है। 8 to 10 डेज पे हम डॉक्यूमेंट्स फिनिश कर देते हैं और बहुत ब्यूटीफुली बनाते हैं और बहुत एक्यूरेटली फॉर्मेटेड होते हैं। उसके लिए हम चार्जेस लेते हैं जी। और उसके लिए टीम्स इन प्लेस ऑलरेडी हैं, और हम रिटेनर्स भी लेते हैं। जैसे कोई हमारे पास कंपनी आई तो हम अपफ्रंट फी लेते हैं, हम सक्सेस फीस लेते हैं। जब उनकी सक्सेस हो जाती है अपफ्रंट फीस को सक्सेस फीस में नॉक डाउन कर देते हैं। ओके। वो एक तरीके की कमिटमेंट फी होती है, बिकॉज नेचुरली हम उनकी डील 3 to 4 months तक चला रहे होते हैं मार्केट में, तो हमारे भी टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज लगता है। एंड 95% हमारे प्लेटफॉर्म से डील हो जाती है। 5% हम गारंटी नहीं ले सकते कि डील होगी कि नहीं होगी, क्योंकि कभी कभी डीडी में कुछ फ्लॉ आ जाता है, कभी कभी फंड्स इज टेकिंग लॉन्ग टू हिट द अकाउंट, और कभी कभी कुछ भी अनसर्टन वजह से वो डील नहीं क्रैक होती है, इसीलिए 5% वो गैप होता है। और एट द एंड ऑफ द डे हम अपना 25 years रिलेशनशिप यूटिलाइज कर रहे हैं टू हेल्प द फाउंडर गेट द फंड्स। हम किसी का गला दबा के वो नहीं निकाल सकते पैसे, किसी के पॉकेट में हाथ डाल के नहीं निकाल सकते, और किसी के सर पे गन रख के नहीं कह सकते ये इसको पैसे दो। बट हमें पता है कि जब वी ब्रिंग समथिंग ऑन द टेबल इट होल्ड्स वैल्यू, एंड आगे फिर दैट इज व्हाई इट इज 95%, नॉट 100%, बट 95% आप देखेंगे कि मार्केट से घूम घूम के डील्स हमारे पास ही आती है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ से क्रैक होती है और ये प्रोफेशनली वर्क करते हैं। अगर आपने मेरे टेस्टिमोनियल्स देखे होंगे तो उसमें भी यही लिखा है कि ये बहुत प्रोफेशनली करते हैं। डील होना या नहीं होना वो एक अलग बात है, लेकिन आप किस तरह से अपने क्लाइंट को सर्विस करते हो, अपने क्लाइंट को मैनेज करते हो, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में। चाहे आप एक फाउंडर हो, चाहे आप कुछ भी वर्क चलाते हो, तो यू हैव टू गिव फुल सर्विस टू योर क्लाइंट, बिकॉज वहीं से आपका ब्रेड एंड बटर आता है। मैम, इस बात के लिए मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा कि एक तो फाइनेंस फील्ड में वुमन बहुत कम है जी, और दूसरा जो आपने फोटे पकड़ा है वो भी अपने आप में मतलब बहुत रेयर है।
तो वैसे तो मैं समझता हूँ कि आपका चूंकि बैकग्राउंड उस तरीके का था इसलिए आपने इन चीजों में आए, लेकिन मैं फिर भी एक वुमन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर अगर मैं बात करूं, अगर कोई वुमन इस पॉडकास्ट को अगर देख रही है तो उसको इंस्पायर करने के लिए आप कुछ अपनी इस फोटे में जो भी चैलेंजेस आए और उसको कैसे आपने मीट आउट किया, वो अगर आप थोड़ा सा बता सकें तो मतलब उनको बहुत हेल्प मिलेगी। लेकिन चैलेंजेस तो बहुत आते हैं और इंडिया में विमेन को चैलेंजेस आते हैं, अब्रॉड में भी विमेन को चैलेंजेस आते हैं। एक ना माइंडसेट है कि विमेन कैन नॉट मैनेज मनी। तो ये जो माइंडसेट है ये क्लियर करने के लिए भी मैं इस फील्ड में घुसी थी कि तभी मेरा जो फर्स्ट रिकॉग्निशन मुझे मिला था वो टॉप 10 वुमेन लीडर्स इन वेल्थ मैनेजमेंट मिला था। ओके। क्योंकि मुझे प्रूव करना था कि विमेन कैन मैनेज मनी। ओके। एक तो ये, दूसरा मुश्किलें आएंगी आपको, और आप कितना, जैसे मैंने पहले भी कहा है, आप कितने फर्म, आप जैसे मुझे एक जो स्टार्ट पॉइंट अपना लगता है कि अगर मुझे 8 o'clock इन द इवनिंग कोई डील क्रैक करने जाना है, मैं नहीं जाऊँ। आई स्टॉप माई सेल्फ आफ्टर 8 o'clock। बट अगर मैं मेल होती, मैं अपनी कार पिक करके चली जाती एंड आई वुड जस्ट क्रैक द डील एंड 10-11 बजे तक आई कैन कम बैक। बट मैंने अपना एक बैरियर क्रिएट करा है कि आफ्टर 8 आई विल नॉट डू बिकॉज आई एम अ वुमन एंड आई हैव टू प्ले सेफ। तो एक ये है फैक्टर। विमेन को लोग बुली भी बहुत करते हैं, बातें भी बहुत बोलते हैं, लेकिन हमें उस पे ध्यान न देके हम अगर खुद पे फोकस करेंगे तो एक जो मेरा मैसेज है सारे विमेन फाउंडर्स के लिए कि एनीबडी हुज क्रिटिसाइजिंग, यानी कि जो आपको बार बार क्रिटिसाइज करेगा एंड पुट डाउन करेगा, वो इसीलिए करेगा बिकॉज दे आर डूइंग लेस देन यू। यस। सो डोंट फॉल फॉर दैट। एंड मतलब हर बारी जैसे विमेन फाउंडर्स होती हैं, दे लुक फॉर अ लॉट ऑफ वैलिडेशंस, घर से, फैमिली से, ऑफिस से, इधर से उधर से। तो स्टॉप डूइंग दैट। जिस दिन आपने स्टॉप कर दिया एंड आप अपनी ट्रिप पे हो जिसमें आपको लगता है कि आई एम डूइंग दिस राइट, जिसको जो कहना है कहे, जिसको जहाँ चलना है चले जाए, तो तभी आपको एक ब्रेक थ्रू मिलेगा। एंड इसमें आपसे बहुत लोग छूटेंगे भी, और लेकिन वो लोग भी जुड़ेंगे जो आप पे बिलीव करते हैं। तो इट विल गिव यू अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ कि दिस इज व्हाट आई वांट टू बी, दिस इज व्हाट आई वांट। वुमेन फाउंडर के बारे में एक चीज और बोली जाती है कि बिजनेस एक हार्डकोर थिंग है और उसमें वुमन थोड़ा सा सॉफ्ट होती हैं बेसिकली किसी से भी बात करते हुए या चीजें करते हुए। तो और फिर सबसे बड़ी बात ये होती है कि मतलब अगर कोई स्टार्टअप चल रहा है तो उसमें मेल एम्प्लॉय भी होंगे, तो वो एक बॉस की तरह वुमन को स्वीकार करना भी उनके लिए मुश्किल होता है। हाँ, तो ये भी एक चैलेंजेस रहते हैं। तो इस तरीके के चैलेंजेस भी आपके सामने आए होंगे, तो किस तरीके से आपने अपनी टीम को इस मामले में समझाया या समझा और किस तरीके से डील किया इस सिचुएशन को? वो एक टिपिकल मेल होता है कि वो सोचते हैं कि वो दे फॉल ऑफ देयर चेयर कि ये कैसे वुमन क्यों कर रही है। एंड कुछ इन्वेस्टर्स हैं वो मीटिंग में आके कहेंगे सो यू हैव ग्रोन, यू नो। तो मैं कहती हूँ या आई हैव। तो मतलब वो एक कमेंट होता है जो आप सुनते हो। उससे पहले वो इन्वेस्टर्स को कहते थे इसके बस की कुछ नहीं है। आपको जो गिव बैक करना होता है, you have to give it back with your success. You don't have to answer everybody back. क्योंकि आपको पता है कि एक होता है लॉ ऑफ यूनिवर्स। अगर आप चुप रहते हो और चुप में आप साइलेंस में अपना प्रोग्रेस दिखाते हो, तो यूनिवर्स टेक्स डाउन। देन आपके साथ कृष्णा खड़े हो जाते हैं और फिर वो अपना रिवर्ट सबको अपने आप दे देते हैं। तो यू डोंट हैव टू गिव बैक, you just have to stay strong. This has been what I feel like. I stay strong because कितनी बारी लोगों को लगता है she is soft spoken, yeah, she is this, but in that only you know I have मतलब my energy is intact in that because मैं फालतू चीज में एनर्जी वेस्ट नहीं करती हूँ।
मतलब मुझे किसी को गेट बैक नहीं करना, मुझे किसी से फाइट बैक नहीं करना, बट जो मुझे चीज अच्छी नहीं लगेगी आई विल स्टे फर्म विद दैट, दैट इफ आई हैव सेड समथिंग दैट एक हमारे पास फाउंडर आए थे, उन्होंने कहा यू हैव टू पिक अप माय डील, मैंने दिल्ली का आर्किटेक्ट करा है, मैंने कहा बट आई डोंट वांट टू पिक अप योर डील, आई विल पे यू 10 lakhs, मैंने कहा आई डोंट वांट टू पिक अप योर डील। तो वो बहुत शेक्ड अप हो रहे थे कि व्हाई शी इज नॉट पिकिंग अप माय डील। आई विल नॉट pick anything wrong. I will not pick any wrong work if it is compliance issue or anything. I will rather not pick the work. This is what I have learned, and I want to tell every woman also that to be very strong. जो वुमेन्स हैं या फीमेल्स हैं वो ये बहाना बनाती है कि हम किड्स की वजह से रुक गए, हम किड्स की वजह से कुछ नहीं कर पाए, या हम अपनी फैमिली की वजह से नहीं रुक पाए, कुछ कर नहीं पाए। तो ऐसी जो वुमन है उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? जो वुमन एंटरप्रेन्योरशिप में पहले से हैं, वो ये सब बातें जानती हैं, लेकिन उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे जो बेसिकली इस तरीके के बहाने बनाते हैं? एक्चुअली कंडीशनिंग है, बचपन से कंडीशनिंग है दैट यू नो either your brother will be your back support, either your father will be, either your husband will be. आप देखेंगे 90% लोग डिसीजन इंडिया में नहीं बन सकते बिकॉज वो इसीलिए विमेन नहीं कर सकती बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर फादर, हस्बैंड और ब्रदर। व्हेन यू डिसाइड कि मुझे ही डिसीजन लेना है, अब विमेन फाउंडर्स दो मेरे पास आई थी, दे वर गोइंग बैक एंड दे वर डिस्कसिंग विद देयर हस्बैंड, then coming back and changing their decision. So उसमें वो खुद का डिसीजन ले ही नहीं पा रही थी because they were confused. VC फंड के बोर्ड पे मैंने एक वुमन फाउंडर देखी थी जिनके हस्बैंड पीछे से डिसीजंस उनके लिए बना रहे। So she was not making the decision. So this is when you decide that you have to. I don't know whether I should proudly say or not say, but I don't have backing of a father, brother or a husband. Now, why I stood strong? Because मुझे हर एक डिसीजन खुद ही लेना, जैसे कि बच्चों से क्या करना है मुझे खुद लेना है, इन्होंने ये क्या करना है मुझे खुद लेना है, कुछ थिंग है जो मेरे को नहीं आती है मुझे वो खुद से, बिकॉज आई वॉज एबल टू टेक। विमेन का कॉन्फिडेंस टूट जाता है और उनको कहीं ना कहीं जैसे कोई आपको सटनली एक मैसेज पास करेगा कि यू नो विल टेक केयर ऑफ किड्स या कुछ ऐसे, तो ऑटोमेटिकली जो मदर होगी उनको गिल्ट फीलिंग आ जाएगा और मदर इज मोर अटैच्ड क्योंकि वो नर्चर करती हैं चिल्ड्रन को, तो वो एक उनके अंदर एक गिल्ट सा छाने लगता है एंड दे फील कि वी हैव नॉट डन समथिंग राइट एंड so they take a setback because of course जब बच्चे छोटे हैं they need somebody and हम उनको छोड़ नहीं सकते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको किस तरीके का सपोर्ट सिस्टम है। अगर यही सपोर्ट जो मैंने अचीव 11 years में करा है, अगर मेरे पास प्रॉपर बैकिंग होती, मैंने 2 years में कर लिया होता, तो आपके अराउंड जो लोग हैं वो आपको क्या मैसेज पहुंचाते हैं और आपसे वो किस तरीके से वो आपसे डील करते हैं, किस तरीके से वो आपको सपोर्ट करते हैं, यू नो, तो दैट इज द मेन। मैम, जैसे ऑफ द कैमरा आपने मुझे बताया था कि आपको मतलब अपनी इस जर्नी में कुछ अवार्ड्स वगैरह भी मिले थे। हाँ, तो मैं उनके बारे में जानना चाहूंगा कि वो मतलब क्या अवार्ड्स थे और आपको क्यों मिले, उससे रिलेटेड आपकी कोई इंस्पायरिंग स्टोरी है या कोई इंसिडेंट है जो आप बताना चाहेंगे? तो जो टॉप 10 women लीडर्स इन वेल्थ मैनेजमेंट था, हम लोग बहुत सारे HNIs का मनी मैनेज करते थे और हमने बहुत सारे HNIs का बहुत अच्छे से मनी मैनेज करा, तो वो उसलिए मिला। फिर वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 और 2023 उसमें बहुत सारे विमेन थे, बट आई थिंक मुझे नहीं पता, शायद लोग ऑब्जर्व कर रहे थे, तो फिर वो भी मैंने एग्जैक्टली फाइंड आउट नहीं किया किस लिए मिला। मैम, आखिरी सवाल आपसे मेरा है कि जैसे आप सिंगल मदर हैं, आपके 2 बच्चे हैं, वो आपको आज की स्टेज में किस तरीके से सपोर्ट करते हैं?
मेरी बेटी बहुत ही अच्छी बेटी है। उसने मेरी वेबसाइट बनाई है, उसको मेरा सारा काम आता है। मेरे एब्सेंस में वो मेरा सारा काम हैंडल कर सकती है। वो जर्मनी में पढ़ती है और खुद वहाँ जॉब करती है, लेकिन मेरे से एजुकेशन के पैसे नहीं लेती है। तो आई थिंक वो खुद ही एक ब्लेसिंग है। मेरा बेटा साइकोलॉजी पढ़ता है ओपी जिंदल में, और वो वहाँ पे फर्स्ट आता है क्योंकि उसको उस तरीके के प्रोफेसर्स मिले वहाँ जो उसको बहुत ज्यादा इनकरेज करते हैं। तो वो आउटशाइन हो गया है उसमें, और वो मुझे ना क्लाइंट्स की साइकोलॉजी समझाता रहता है। तो उसमें मेरे को बहुत सपोर्ट मिलता है कि मैं उससे कभी पूछ लेती हूँ दैट व्हाट डू यू थिंक, एंड वो दे ऑलवेज स्टैंड बाय मी। उन्होंने मुझे कभी किसी बात के लिए परेशान नहीं करा, एंड वो खुद भी बहुत कुछ अच्छे से कर लेते हैं। तो आई थिंक मेरे को ये 2 गिफ्ट्स मिले हैं, एंड आई थिंक इसी की वजह से मैं बहुत मोटिवेटेड भी रहती हूँ हर चीज में, बिकॉज एंड दीज आर माय 2 गिफ्ट्स एक्चुअली। तो दोस्तों ये थे वंदना जी, जिन्होंने अपनी लाइफ से कुछ इंसाइट आपके साथ शेयर करे, और मुझे लगता है कि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगले एपिसोड में मैं नई शख्सियत के साथ फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।